मैं बिलाल सर के पास आऊंगा। बिलाल सर, जो बात कही गई है कि कोई दबाव रहा होगा या कहीं कोई और कुछ इसके पीछे जिस तरीके की मजबूरी होगी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बहुत समझते हैं। और जो कुछ भी हुआ, अभी इसके पहले भी कहा, शायद श्रवण जी ने कहा कि एक पूरी की पूरी पहले से सारी तैयारियां होती हैं, पूरे का पूरा वहां जो प्रधानमंत्री जाते हैं उसके पहले तमाम तैयारियों के लिए और चार चार कैमरे पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये जो हुआ, एक तो क्या रोका जा सकता था, और दूसरा इसका नीचे क्या असर होगा। जब आप, हमें ध्यान है, हमने कई इंटरव्यूज देखे हैं चंद्रचूड़ साहब के, उसमें बहुत उन्होंने जो भी शायद आनंद जी ने कही कि बहुत सारे उदाहरण देते रहे हैं वो तमाम की, वो सैटरडे और संडे को वो अलग मुद्रा में होते हैं और मंडे टू फ्राइडे अलग मुद्रा में होते हैं। यहां पर हमने देखा है कि उन्होंने बहुत पाठ पढ़ा है कि कैसे आप इसको दूरी बनाइए, क्या करिए, खुद ही जाके वहां फंसते हैं। तो ये कोई अगर ये जाने अनजाने जैसी तो बात लगती नहीं है। और इसके जो दूरगामी परिणाम, तो नीचे क्या संदेश चला गया, इसके क्या रिपरकेशन होंगे, आपकी प्रतिक्रिया बिलाल सर। संजीव जी, दरअसल ये तो ये जो विषय है ये इतना सेंसिटिव है, और इसका इससे रिलेटेड जो परसेप्शन है वो भी इतना ज्यादा संवेदनशील है कि इसके बहुत सारे शेड्स हैं और इसके रिपकल्शंस हैं और बहुत सारी इसकी डायमेंशंस हैं। दरअसल एक एक आपने बचपन से हमने कहावत सुनी है कि पारस पत्थर, कि पारस पत्थर या पारस मणि जिसको जिस चीज से छुआ दो वो सोना हो जाती है। लेकिन लेकिन यहाँ प्राइम मिनिस्टर का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि जहां जिनके साथ वो मिल लेते हैं वो विवादों से घिर जाता है। एक दौर था कि प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात के चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल एडवाइजर, कांग्रेस अध्यक्ष के को यह कहते हुए संबोधित कर दिया था कि अहमद भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो अहमद पटेल अपनों के निशाने पर आ गए थे और उनको उनको मोदी जी की इस टिप्पणी से अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया था और उनको यह कहना पड़ा था कि मेरी आज तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दूसरा उदाहरण पेश करना चाहूंगा कि जब राज्यसभा के अंदर एलओपी गुलाम नबी आजाद का जब कार्यकाल खत्म हो रहा था तो मोदी जी ने जो उनके फेयरवेल पे जो भाषण दिया था, जो रोए थे, तो उसने गुलाम नबी आजाद को इतने तरह के विवादों में घेर दिया था कि गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी के निशाने पर आ गए थे, एक परसेप्शन में घिर गए थे कि आपकी क्या अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ है। दरअसल ये व्यक्तित्व जो है प्राइम मिनिस्टर का, जिस विचारधारा से वो आते हैं, जिस जिस पार्टी से वो रिप्रेजेंट करते हैं और जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही है, उस पूरे दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है कि उस पार्टी की मंशा संविधान को लेकर क्या रही है। वो पार्टी संविधान में बदलाव के जो मुखर होकर आवाजें देती है उसका क्या मतलब होता है। उस पार्टी की विचारधारा आरक्षण को लेकर किस तरह से बात करती है। उस पार्टी की विचारधारा की नजर में न्यायपालिका की क्या हैसियत है। उस पार्टी की विचारधारा के दृष्टिकोण के अंदर जो कॉमन सिविल कोड के अंदर 15 अगस्त को कॉमनल सिविल कोड कहा गया और सेकुलर बनाने की बात कही चीफ जस्टिस की प्रेजेंस में, उसके परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। उसके बाद जिस तरह से समय समय पर जो चीफ जस्टिस है उनको आईटी सेल ने जिस तरह से ट्रोल किया है, उस परसेप्शन को, उस परिप्रेक्ष्य को समझने की जरूरत है। ये बात ठीक है कि डीवाई चंद्रचूड़ जी के ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जो अवधारणा में सरकार के विरुद्ध जाते नजर आए। जैसे चुनाव आयोग के विरुद्ध, चुनाव आयोग के संबंध में उनका एक डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से रिलेटेड उनका जो डिसीजन था वो बहुत महत्वपूर्ण था। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जो चुनी हुई सरकार है उससे रिलेटेड जो उनका डिसीजन था वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं जहां उन्होंने संविधान की मर्यादाओं का पालन किया है, और ऐसे बहुत सारे हिडन एरियाज भी हैं
जहां पर यह माना जाता है कि वो अपनी डगर से भटक गए या उन पर सवाल खड़े हुए। आप इसको भी इस तरह से भी देखिए कि अभी 2 दिन 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर विश्व हिंदू परिषद की एक बहुत बड़ी बैठक होती है, जिसके अंदर देश के अंदर रिटायर्ड जजेस तकरीबन बहुत अधिक संख्या में भाग लेते हैं। इस बैकग्राउंड को भी देखने की जरूरत है। और जो मौजूदा केसेस हैं न्यायपालिका, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो हमारे सबके सामने है। तो इन सब परिप्रेक्ष्य के अंदर एक नैरेटिव जो राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खतरा है और हिंदुस्तान के संविधान पर निरंतर हमले हो रहे हैं, इस पृष्ठभूमि को भी समझने की जरूरत है। और इस पृष्ठभूमि में मोदी जी के व्यक्तित्व को समझने की जरूरत है कि उनकी इंटेंशन, उनकी कार्यशैली, उनकी मंशाएं क्या रही है। तो जब इस पृष्ठभूमि में इस तरह का व्यक्तित्व जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलता है या उन्हें बुलाया जाता है या वो खुद मिलने जाते हैं, ये एक अलग इशू है। तो सवाल उठने लाजिम है। बिल्कुल। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अंदाज में कहें कि कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से की जो उनके मन में ऐसी, भले ही ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन जो समाज में एक अवधारणा है, जो उनसे थोड़ी बहुत चूक हुई अगर उन्होंने बुलाया है, मान के चलिए, तो फिर वो कार्यपालिका ने उन्हें ट्रैप कर लिया है, विधायिका ने उन्हें ट्रैप कर लिया है। जिस तरह से उनके फोटो वायरल हुए, जिस तरह से उसे पब्लिक परसेप्शन में लाया गया, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इमेज को सुधार लिया और न्यायपालिका की इमेज को दांव पे लगा दिया, तो जो डैमेज करना था वो कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूं, इस सारे परिप्रेक्ष्य में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रैप हो गए हैं या उनकी वो भूल चूक हुई है, ये तो वो और प्राइम मिनिस्टर जानते हैं कि किसने किसको इनवाइट किया, लेकिन परसेप्शन में उन्हें ट्रैप कर लिया गया है। एक संदेश साफ साफ है, आम पब्लिक में जो धारणा है न्यायपालिका को लेके, वो उससे विचलित होती है और जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो वाजिब हैं। और इसको एक शेर के माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि उनके आने का मंजर कोई तमाशा नहीं, दूर तक देखिए, देर तक सोचिए। बाजू दे रहे हैं बिलाल सर। इसमें एक और भी बात है, हम जो बात करें कि नरेंद्र मोदी जी का तो हर दांव कैलकुलेटिव होता है। अगर हम चंद्रचूड़ जी की जो बात बार बार हो रही कि उन्हें तो सोचना था, करना था, अभी हमने देखा था अभिनव चंद्रचूड़ जी की भी एक पुस्तक आई थी, उस पुस्तक में उन्होंने बड़ी सारी बातें लिखी और सबसे बड़ा जो उन्होंने संहिता होती है, जो उसका स्मरण कहीं उसमें है कि जजेस को कैसे एक कैलकुलेटिव दूरी बना के रखना चाहिए, शायद वही पढ़ लेते तो भी ये चूक नहीं होती। आपकी टिप्पणी सर। संजीव जी, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप ड्राइव करते हैं गाड़ी, तो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इंटेंशन पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, न ही मैं ये कह रहा कि वो कहीं गलत है। आप बिलाल सर माफी चाहूंगा, खड़ा ना करें, लेकिन खड़ा तो हो गया, उनके इंटेंशन पे सवाल तो नहीं, खड़ा हो गया, आप मैं मत मैं खड़ा करिए। मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा, जी जी। लेकिन लेकिन आज जो ये घटना है, ये वास्तव में भारतीय इतिहास में एक दुर्घटना कहलाई जाएगी। और मैं आज के बाद जो फैसला आएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, खासतौर से 2 महीने तक जब तक चीफ जस्टिस मौजूद हैं बेंच पर, वो अगर वो फैसले सही भी हैं और परसेप्शन में विधायिका के या आपकी सरकार के विरुद्ध जाते हैं या फेवर में जाते हैं, तो वो इसी परसेप्शन में देखे जाएंगे आने वाले समय में। बिल्कुल जो बिल्कुल। मुलाकात हुई है, इसी दृष्टिकोण से उनका एनालिसिस होगा।